फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री में सबसे पहली बात कि केमिस्ट्री जो टर्म है रसायन विज्ञान, उसके बारे में बेसिक नॉलेज क्या क्या है उसको देखेंगे। फिर इसके बाद इसके एडवांस सेक्शन को कवर करेंगे। ठीक है, इसके 1 बाय 1 स्टेप करके सभी टॉपिक्स को देखेंगे। तो देखिए, केमिस्ट्री जो टर्म है वो कीमिया शब्द से आया हुआ है। कीमिया शब्द जो कि मिस्र के प्राचीन नाम से रिलेटेड है। मिस्र का प्राचीन नाम था पहले कीमिया, और जिसका मतलब होता है काला रंग। काला रंग, मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से केमिस्ट्री का स्टार्टिंग हुआ है। केमिस्ट्री शब्द आया हुआ है जिसका मतलब होता था क्या, काला रंग। और पहले ये अगर हम लोग बोले कि स्टार्टिंग में स्टडी ऑफ केमिस्ट्री को क्या बोला जाता था, तो उसको बोला जाता था केमिटेकिंग। स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन द बिगिनिंग। प्रारंभ के दिनों में जब केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, तो उस समय जब केमिस्ट्री लोग पढ़ते थे तो उसको बोलते थे केमिस्ट्री नहीं बल्कि केमिटेकिंग बोलते थे। ठीक है, केमिटेकिंग किसको बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन द बिगिनिंग। और बात आती है कि केमिस्ट्री के फादर कौन है, तो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर जो हैं वो लेवोइजियर है। हिंदी बोलते हैं लेवोजिए। लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। अलग अलग भाग में इसको आसानी के लिए डिवाइड किया हुआ है। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या क्या है, केमिस्ट्री के कौन कौन से पार्ट्स हैं। जैसे कि फिजिक्स में हम लोगों ने देखा था अलग अलग पार्ट। ठीक है, 8 पार्ट्स टोटल देखा था, यहाँ पे 7 पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स क्या क्या है, पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स कार्बन के यौगिक। ऑर्गेनिक मीन्स कार्बनिक रसायन, जिसमें कि कार्बन के यौगिकों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन, जो अकार्बनिक यौगिक हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री मीन्स भौतिक रसायन। भौतिक रसायन, यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है कि रिएक्शन करने के लिए बहुत सारे नियम कानून होते हैं, तो उन सभी नियम कानून को इसमें पढ़ना होता है कि रिएक्शन करने के लिए जो रूल है वो क्या क्या रूल्स है। मीन्स रसायनों के, या बोल सकते हैं केमिस्ट्री के जो रूल्स हैं, वो सब रूल्स आपको इसी में पढ़ने होते हैं, भौतिक रसायन में ही। बायोकेमिस्ट्री, ये जैव रसायन मीन्स जीव जंतुओं के यूज़ में आने वाले रसायन, या फिर जीव जंतुओं से जो रसायन बनता है, रिलीज होता है, संश्लेषित होता है, तो उस रसायन को बोलते हैं हम लोग जैव रसायन। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, कृषि रसायन। एग्रीकल्चर क्षेत्र में मीन्स कृषि के क्षेत्र में जो रसायन यूज़ किए जाते हैं, जैसे कीटनाशक हो गए, जीवाणुनाशक हो गए, तो उनके क्षेत्र में जो रसायन का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत रखते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, आपने देखा होगा लैब में कि अलग अलग माप के, मतलब वो लोग मेजरमेंट करते रहते हैं साइंटिस्ट लोग, तो मेजरमेंट पर्पस के लिए जो केमिस्ट्री यूज़ किया जाता है, जिस केमिस्ट्री की हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसको बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें एनालिसिस किया जाता है डिफरेंट वॉल्यूम लेकर के, अलग अलग माप लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिसिन केमिस्ट्री। मेडिसिन केमिस्ट्री, दवा यानी कि औषधि के रूप में जिन रसायन का प्रयोग किया जाता है, या जिन रसायनों से औषधि बनाई जाती है, उस केमिस्ट्री को बोलते हैं हम लोग मेडिसिन केमिस्ट्री। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं, और अलग अलग पार्ट्स का हम लोग को पढ़ना भी है। सभी पार्ट्स को हम लोग को 1 बाय 1 करके पढ़ते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं स्टार्टिंग। फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। इसमें सबसे पहली बात आती है कि पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो सबसे पहली बात होती है कि पदार्थ किसको बोलते हैं, तो वे सभी वस्तुएं जो जगह छेकती हों,
ठीक है, जो जगह छेकती हो या जिनमें मात्रा होता हो, आकार हो और जो विरोध प्रकट करे। तो ये बेसिक सा है कि कोई भी चीज़ जो है जगह छेकती हो, मात्रा हो, आकार हो, विरोध प्रकट करे, उसको बोलते हैं क्या? पदार्थ। तो पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली बात, फिजिकल क्लासिफिकेशन, उनको दो तरीके से विभाजित किया गया। पहला भौतिक आधार पे और दूसरा रासायनिक आधार पे। तो भौतिक आधार पे मीन्स फिजिकल क्लासिफिकेशन और ये केमिकल क्लासिफिकेशन। भौतिक आधार पे वस्तुओं को देखिए कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला सॉलिड मीन्स ठोस, लिक्विड द्रव, गैस, गैस मीन्स गैसी हो गया, और प्लाज्मा। पहला सेट होता है कोई भी भौतिक, कोई भी पदार्थ का पहला भौतिक वर्गीकरण जो होता है वो सॉलिड होता है, ठोस होता है। दूसरा अवस्था होता है लिक्विड, द्रव, और तीसरा अवस्था होता है गैस, और चौथा अवस्था होता है प्लाज्मा। ठीक है, और पांचवा अवस्था होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये है। और छठवां अवस्था है फार्मियन। ये है अवस्थाएं। और उसी तरीके से हम लोग रासायनिक वर्गीकरण भी कर सकते हैं। रासायनिक वर्गीकरण करेंगे तो पहली जो है ये शुद्ध, यहाँ से बोल सकते हैं शुद्ध पदार्थ, और यहाँ पे मिश्रित पदार्थ, या बोल सकते हैं मिश्रण। कोई प्योर हो गया और या फिर हो जाएगा दूसरा पार्ट मिश्रण। रसायन के आधार पे दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। रसायन में से उसके अंदर हम लोग जा कर के देखना है कि वो किस चीज़ से बना हुआ है, और भौतिक आधार पे मीन्स उसका अवस्था कैसा है, वो ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है या फार्मियन है। तो रासायनिक आधार पे हमने इसको दो भाग में फिर से क्लासिफाई कर दिया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को फिर से दो भाग में बांट सकते हैं, तत्व और यौगिक। प्योर सब्सटेंस जो है उसको फिर से दो भाग में बांट सकते हैं। पहला एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड। मिश्रण को भी दो भाग में बांट सकते हैं। पहला होमोजेनियस मीन्स इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। और हेट्रोजीनियस विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस इसको बोलते हैं। और इसको होमोजीनियस। ठीक है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। अब मिश्रण में हम लोग इसको देखेंगे क्या उसका क्लासिफिकेशन है, क्या डेफिनेशन है। यहाँ पे तत्व और यौगिक, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा जा रहा है, तत्व और यौगिक। तत्व को फिर से आप बोल सकते हैं कि तीन भागों में हम लोग बांट सकते हैं तत्वों को। पहला धातु, अधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मीन्स ये होता है क्या बोलते हैं इसको, उपधातु। उपधातु, मेटलॉइड मीन्स उपधातु। यौगिक को भी आपको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो ये हो जाएगा कार्बनिक यौगिक, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको
इसको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, और दूसरा अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। दो तरीके से हम लोग सब्सटेंसेस को डिवाइड कर रहे हैं, पहला तो फिजिकल आधार पे कि उसका अवस्था कैसा है, और दूसरा उसके अंदर का पार्ट कैसा है रासायनिक आधार पे। तो फिजिकल मीन्स भौतिक आधार पे अगर उसको क्लासिफाई करें तो वो हो जा रहा है, पहला ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और फार्मियन, ये आपका 3 एक्स्ट्रा है। और रासायनिक आधार पे अगर कर रहे हैं तो शुद्ध पदार्थ और फिर मिश्रित पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो है उसमें तत्व और यौगिक, ये फिर 2 भाग में डिवाइड हो जा रहा है। तत्व में क्या आएगा, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक में आएगा कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण में भी 2 भाग, समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, भौतिक वर्गीकरण। जैसा कि हम लोगों ने देखा सब्सटेंसेस को 2 भाग में हम लोगों ने डिवाइड किया था, फिजिकली मीन्स भौतिक और केमिकली मीन्स रसायन के आधार पे। तो पहले देखते हैं भौतिक आधार पे। तो भौतिक आधार पे हम लोगों ने देखा था 6 स्टेजेस, जिसमें से पहला स्टेज है ठोस का। पहला अवस्था है ठोस। ठोस जो पदार्थ होता है उसमें इसके जो अंदर के कण होते हैं, परमाणु जिसको बोल सकते हैं, अंदर के कण वो बहुत नज़दीक रहते हैं, बहुत ही नज़दीक रहते हैं, जिसके चलते इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई रहता है, ज़्यादा रहता है। और एक होता है कोहेसिव फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स मीन्स अंतराण्विक बल, इसको बोलते हैं अंतराण्विक बल, और इसको बोलते हैं ससंजक बल। तो ये ससंजक बल भी हाई रहता है। ससंजक बल का मतलब होता है कि समान प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला बल, समान प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला बल ससंजक बल कहलाता है। तो यहाँ पे सब नज़दीक रहते हैं, तो एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं, इसलिए ससंजक बल ज़्यादा रहता है। दूसरी बात, और ये ठोस में जो क्या होता है कि ठोस में जो आकार होता है और आयतन होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, मीन्स फिक्स होगा। कोई ठोस मटेरियल है तो उसका आकार और आयतन निश्चित होगा, और ये दोनों निश्चित इंटरमोलिकुलर फोर्स के चलते या फिर ससंजक बल के चलते, इसके चलते होता है। इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी क्योंकि बहुत नज़दीक है। सेकंड, द्रव लिक्विड, इसमें जो अंदर के कण हैं वो थोड़े दूरी पे रहते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स मीडियम। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो मीडियम होगा, और कोहेसिव फोर्स भी मीडियम होगा। यहाँ पे जो होता है आकार अनिश्चित होता है, मीन्स द्रव को जिस आकार में रख देंगे, इस तरीके का कंटेनर में रखेंगे तो ऐसे में आ जाएगा, इस तरीके का कंटेनर में रखेंगे तो ऐसा आ जाएगा, मीन्स जैसे में रखेंगे वैसा हो जाएगा। अगर इधर रख दिए इसमें तो इसका आकार ले लेगा। तो आकार अनिश्चित है, लेकिन आयतन जो है वो निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इसका डेंसिटी जो है, इसका घनत्व जो होता है वो भी इससे कम होता है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल है वो थोड़े दूर दूर है। तीसरा जो है वो गैस,
गैस। गैस का प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये हमेशा भागने के चक्कर में लगा हुआ रहता है, जब भी इसको खोलो ये बाहर की तरफ भागेगा ही। तो इसके जो अंदर के कण हैं वो इन सब के अपेक्षाकृत ज़्यादा दूरी पे होते हैं, ज़्यादा दूरी पे होते हैं। इसके चलते इनका जो है ये बोल सकते हैं घनत्व भी कम होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कम होता है और संसंजक बल भी कम होता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि गैस जो होता है, गैस का आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है। तो ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों में अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे नज़दीक के जो कण हैं वो ठोस में रहेंगे, फिर थोड़े तो दूर रहेंगे आपको द्रव में, और उससे भी दूर रहेंगे गैस में। यहाँ से कंक्लूजन जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पहला, घनत्व की तुलना अगर की जाए तो सबसे ज़्यादा होगा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। अगर हम लोग तुलना करें अंतराणविक बल, अंतराणविक बल, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका होगा? ठोस, द्रव और गैस। तीसरा अगर बोला जाए अंतराणविक स्थान, इंटरमोलिकुलर प्लेस, अंदर में सबसे ज़्यादा जगह किस में होता है? तो गैस में, फिर द्रव में और फिर ठोस में। जगह की बात होगी तो जगह ज़्यादा होगी गैस में, और फिर द्रव में, फिर ठोस में। और चौथा पॉइंट है विसरण, विसरण, डिफ्यूजन जिसको बोलते हैं, मतलब विसरित होना, बाहर निकलना, एक तरीके से बोल सकते हैं विसरित होना। रिसना जिसको बोलते हैं, रिसने को ही विसरण बोलते हैं एक तरीके से। तो विसरण अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा किसका होगा? डिफ्यूजन। तो सबसे ज़्यादा बाहर निकलने की जो रहती है ना, तमन्ना बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा बाहर भागने का कोशिश जो करता है वो गैस, फिर द्रव और फिर ठोस। फिफ्थ पॉइंट अगर हम लोग बोले गतिज ऊर्जा, सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किस में होगी? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा उसी में होगी जो ज़्यादा जल्दी भागना चाहेगा बाहर, तो गैस में होगा, फिर द्रव में, फिर ठोस में। नेक्स्ट पॉइंट, ससंजक बल, ससंजक बल ये वैसा बल है जो समान प्रकार के अणुओं के बीच में लगता है। तो ससंजक बल अभी देखा था हमने, सबसे ज़्यादा ठोस में था, फिर गैस में, सॉरी ठोस के बाद द्रव, फिर गैस में। ठीक है। तो ये 6 पॉइंट। और एक पॉइंट है ऊष्मीय प्रसार।
थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। सबसे ज़्यादा किस में होगा? सबसे ज़्यादा होगा गैस में, जल्दी वही भागता है। तो जैसे ही हीट करेंगे सबसे ज़्यादा जल्दी कौन भागेगा ये बताया जा रहा है यहाँ पे। थर्मल एक्सपेंशन होगा सबसे ज़्यादा गैस का, फिर द्रव का और फिर ठोस का। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, अंतराणविक स्थान का ऑर्डर बताइए, विसरण का ऑर्डर बताइए, गतिज ऊर्जा का, ससंजक बल का, घनत्व का। तो ये सब एक ही जगह से हम लोगों ने इसको क्लियर कर लिया। फोर्थ स्टेट जो होता है सब्सटेंस का, पदार्थ का, वो होता है प्लाज्मा स्टेट। इसमें जो पदार्थ होता है वो आयनीकृत गैस के रूप में होता है, गैस से थोड़ा सा आगे चला जाता है, वो आयनीकृत हो जाता है, आयनीकृत गैस के रूप में होता है प्लाज्मा। इसका एग्जाम्पल जो है वो ट्यूबलाइट या फिर सूर्य या फिर तारों में चमक जो होती है वो प्लाज्मा के कारण ही होती है। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ट्यूबलाइट में चमक या फिर सूर्य तारों में चमक जो होती है वो प्लाज्मा स्टेट के कारण ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की चलती होती है। वहाँ पे ऊर्जा जो आती है, तो ये नहीं बोलिएगा कि ऊर्जा जो है वो प्लाज्मा से आती है। ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन से तो एटम बम बनाया जाता है, वो परमाणु बम बनाया जाता है। नाभिकीय संलयन से सूर्य एवं तारों में जो ऊर्जा आती है वो नाभिकीय संलयन से आती है। ठीक है, और नेक्स्ट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये है आपको पदार्थ की पांचवी अवस्था। और इस अवस्था को लाने के लिए अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों ने प्रयास किया। 2001 में, जो कि नाम है कॉर्नेल, कैटरले और वेमैन। और इनके इस प्रयास के लिए इनको दिया गया क्या? नोबेल पुरस्कार दिया गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था को प्राप्त करने के लिए। अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों ने इस कारनामे को किया था, कॉर्नेल, कैटरले और वेमैन। और पदार्थ की छठी अवस्था जो है वो फार्मियान है। नेक्स्ट पॉइंट है ससंजक बल और असंजक बल। तो ससंजक बल बोलते हैं उसको जब एक ही प्रकार के अणुओं के बीच जो बल लगता है, एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल बोलते हैं। जैसे पानी हो गया, इसमें एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल जो है वो ससंजक बल है, जिसके चलते वो एक दूसरे में चिपका हुआ है। या फिर कुछ भी हो गया, ठोस हो गया, द्रव्य हो गया, गैस हो गया, जो भी है, वहाँ पे एक ही प्रकार के अगर अणु है, एक ही साथ है, तो वहाँ पे ससंजक बल उसका काम कर रहा है, तभी वो एक साथ है। दूसरी बात आती है असंजक बल, अडेसिव फोर्स। तो 2 अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल बोलते हैं। जैसे ये ब्लैक बोर्ड हो गया और ये इंक हो गया। जैसे ये हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये चिपक जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ये ब्लैक बोर्ड पे अक्षरों का लिखना, ये जो है असंजक बल के कारण ही होता है। ब्लैक बोर्ड पे जो है हमारे पेन का लिखना वो असंजक बल के कारण होता है। या फिर कॉपी पे जो हम लोग लिखते हैं, नोटबुक पे अक्षरों का लिखना, अक्षरों का दिखना, वो असंजक बल के कारण होता है। और इस असंजक बल के लिए जो पदार्थ का यूज किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा फेविकोल का यूज़ करते हैं 2 लेयर को सटाने के लिए, 2 पदार्थ को सटाने के लिए। तो जब भी 2 लेयर को सटाने के लिए जिस चीज़ का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं असंजक, या इंग्लिश में बोलते हैं अडहेसिव। तो फेविकोल पे देखेंगे तो लिखा हुआ रहेगा स्ट्रॉन्गेस्ट अडहेसिव। अडहेसिव मीन्स चिपकाने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये, उन दोनों के बीच असंजक बल को कंबाइंड कर देगा।
ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे का वीडियो देखेंगे हम लोग।